सी क्लास। तो सबसे पहले जो यूनिट 1 है हमारा, उसमें सबसे पहला मीनिंग ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है। मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होता है। तो इट्स अ सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स यूजिंग कंप्यूटर्स, जिसमें कि दो चीजें होती हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। कल मैंने आपको बताया था सीपीयू माउस कीबोर्ड ये सब हार्डवेयर है, बताने की क्या जरूरत है, सबको पता है। और दूसरा वाला पार्ट है सॉफ्टवेयर, राइट। नाउ फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में सबसे पहले इट्स अ सिंपल एंड इंटीग्रेटेड, ये हमने डिस्कस कल अच्छे से किया था कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से क्या हो गया, काम बहुत आसान हो गया। पहले के टाइम पे जो है मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, जहां पे ट्रांजेक्शन हाथों से रिकॉर्ड किया जाता था। अकाउंटेंट लिटरली बच्चों पागल हो जाया करता था, भाई इतने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं। एक छोटा सा बिजनेस में अगर मान लो कि 200 ट्रांजेक्शन हो गए, तो 200 जर्नल, उसका लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ, फिर बैलेंस शीट बनाओ, मतलब वो बहुत डिफिकल्ट हो गया था लाइफ अकाउंटेंट के लिए। लेकिन हाँ, जब से कंप्यूटर आया और उसमें स्पेशल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आने स्टार्ट हो गए, तो टैली और ईआरपी की मैं बात कर रहा हूँ, तो जिंदगी आसान हो गई। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ जर्नल बनाना है, हमें एंट्री पास कर देनी है। अब कोई भी आदमी हाथ से लेजर नहीं बनाता रियल लाइफ की अकाउंटिंग में। अब कोई भी अकाउंटेंट हाथ से एंड लेजर नहीं बनाता, क्योंकि मैनुअल अकाउंटिंग कहीं नहीं होती। कहीं से कहीं चले जाओ, चाहे आप किसी भी बहुत ही बैकवर्ड एरिया में चले जाओ, कहीं आप फॉरवर्ड एरिया में चलो, कहीं भी जाओगे तो आज के जमाने में सबके पास कंप्यूटर है और सबके पास टैली और ईआरपी है। हाँ, जो अगर आप मुंबई दिल्ली में हो तो आपके पास लैपटॉप पे चल रहा होगा, नहीं तो फिर वो ओल्ड डेस्कटॉप पे, बिहार में क्या होगा, ओल्ड डेस्कटॉप पे चल रहा होगा। बट ये सब अब ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, टैली में रिकॉर्ड करते हैं। इससे क्या हो गया कि काम हमारा आसान हो गया। नाउ वी डू नॉट नीड टू प्रिपेयर लेजर्स या फिर ट्रायल बैलेंस, वो अपने आप टैली बना के दे देता है। हमें क्या करना है, सिर्फ एक एंट्री पास करनी है, बाकी वो खुद ही कर लेगा। ओके, स्पीड बहुत बढ़ गया। पहले के जमाने में क्या था कि आप हाथ से एंट्री बना लेजर बनाओगे, हाथ से बनाओगे ट्रायल बैलेंस, इट टेक्स टाइम, तुरंत नहीं हो जाएगा। तो मींस कि कम से कम 5 घंटे 7 घंटे 10 घंटे लग जाते थे अकाउंटेंट को टू क्लियर द लेजर एंड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। लेकिन अब सेकंड्स की बात है, एंट्री दी आपने, एक एक टिक क्लिक किया, आपके पास क्या आ गया, ट्रायल बैलेंस रेडी है आपका। क्योंकि सब कुछ कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है। और एक्यूरेट अलग है, क्योंकि पहले के जमाने में जब हम हाथ से करते थे, दिमाग से करते थे, तो गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। आदमी से गलतियां हो ही जाती है। लेजर बनाते वक्त हमने बहुत सारी गलतियां पहले कर देते थे। बट अब क्या है, हमारा एक्यूरेट है। तो ये मेरे फीचर्स हैं कि इट्स सिंपल, इसकी स्पीड अच्छी हो गई है, अब हमारा एक्यूरेट है, हम इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। रिलायबिलिटी का फीचर भी हमारे पास है कि हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, रिलायबल है कि भाई अब जो हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है ये बिल्कुल करेक्ट है। बस एक ही कंडीशन है कि हमने एंट्री सही पास की हो। अब एक ही कंडीशन चेक करना है कि हमने जर्नल एंट्री सही पास की है। अगर आपको सही एंट्री पास की है तो अपने आप आपका ट्रायल बैलेंस सही आएगा, आपका प्रॉफिट लॉस सही आएगा और आपका बैलेंस शीट भी सही आएगा। ऑब्वियसली इट्स ट्रांसपेरेंट, क्योंकि अब जो भी होगा आप क्या दिखा सकते हो, अपने बिजनेसमैन को, कॉम्पिटिटर को, सबको जो है, या किसी को भी दिखाना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप सीधा दिखा सकते हो, राइट। ये सारी बातें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, राइट। उसके बाद दो तरह के मेरे पास कंपोनेंट्स मैंने कल डिस्कस किए थे, बट कुछ 4-5 कंपोनेंट्स ये भी हैं। एक बार देख लेते हैं हमारे पास कि एक हार्डवेयर है एक सॉफ्टवेयर है, ये तो मैंने कल डिस्कस आपके साथ किया था। बट पीपल, प्रोसीजर और डाटा और कनेक्टिविटी भी हमारे कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम में है। एक बार देख लेते हैं। हार्डवेयर के बारे में मुझे बताने की जरूरत है शायद नहीं। इसमें आपको पता है कि जितने भी ऑप्टिकल स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, सब ये सब मेरे क्या है, ये हार्डवेयर्स हैं। आपने ये बचपन से अब तक आप पढ़ते आए हो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, राइट। व्हेन आई टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में दो तीन तरह के मैंने डिस्कस किया था। आपको भी याद होगा, मैंने डिस्कस किया था सिस्टम सॉफ्टवेयर कल की क्लास में, कि जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जहाँ पे कि हमें रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शंस को। एक हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग यूटिलिटी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये बहुत टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जो कि मेजरली, एक बार मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको पता है क्या होता है, करेक्ट। तो ये आपने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। एक होता है हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, राइट। एक हमारा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि हमारा एंटीवायरस आपने देखा है। और एक हमारे बहुत सारे एप्स होते हैं, एमएस ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट, ये सब हमारे क्या है, सारे बहुत सारे एप्स हैं, राइट। इसके अलावा भी समटाइम्स क्या होता है कि हम अपने नीड के हिसाब से कुछ सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करके बनवाते हैं, राइट। जैसे कि मान लो कि अब यहाँ के लिए ये बहुत छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, बट स्टडीमेट को अगर हमने मान लो एनलार्ज कर दिया, हमारे पास 20-25 सेंटर्स अलग अलग हो जाएंगे। तो हमें एक अपने लिए ही एक छोटा सा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, जहां पे कि हमारे सारे बच्चों के रिपोर्ट्स एक साथ मिल जाए। उस सॉफ्टवेयर पे जो है हमारे कौन से बच्चे कब आ रहे हैं, कौन कब एब्सेंट है, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो सब आ जाए, ताकि जो ओनर है उसके पास क्या हो कि भाई मैनुअल अभी ना करना हो। अभी तो मान लो कि सर एक ही सेंटर पर रहते हैं, तो भाई यही बच्चे आते हैं, उनको रिक्वायरमेंट नहीं है सॉफ्टवेयर की। बट अगर हमारे 25 सेंटर हो पूरे दिल्ली एनसीआर में, तो भाई उस सेंटर पे क्या हो रहा है, उस सेंटर पे क्या हो रहा है, एवरीवेयर एक ओनर तो नहीं रहेगा।
तो वो क्या करेंगे, वो अपने लिए एक टेलर मेड सॉफ्टवेयर, ये कस्टमाइज करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाएंगे। और उस सॉफ्टवेयर फिर जितने भी बच्चे होंगे सेंटर वाइज, ये सेंटर है, ये द्वारका सेंटर है, ये हमारा दिल्ली का पटेल नगर सेंटर है, ये हमारा दिल्ली का ये सफदरजंग एनक्लेव का सेंटर है। इस तरह से हम हमारे पास सेंटर वाइज नाम रहेगा, उस पर क्लिक करो तो उसको डिजाइन होगी, इस पे इस सब्जेक्ट में कितने बच्चे हैं, अकाउंट्स में कितने बच्चे हैं, इको पे कितने बच्चे हैं, साइंस फिजिक्स में कितने बच्चे हैं, केमिस्ट्री में कितने बच्चे हैं, ताकि जिसको भी डिटेल चाहिए वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, डिटेल दे देगा। ऐसे भी हम सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, आपको पता होगा, ये आजकल बहुत कॉमन है। ऐप और सॉफ्टवेयर बनाना इज वेरी इजी आज के जमाने में। दैट इज परफेक्टली फाइन, आपके लिए आ ही गया, राइट। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला मेरा क्या पॉइंट है बच्चों, पीपल। द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज द यूजर्स। ऑब्वियसली जैसे कि हम लोग हैं, हम यूज करते हैं, इसमें कौन है, एक सिस्टम एनालिस्ट है जो कि डिजाइन करेगा, और एक सिस्टम ऑपरेटर है जो उसे यूज करेंगे अलग अलग पर्पजेस के लिए, राइट। अगला है मेरा प्रोसीजर। प्रोसीजर इज अ स्टेप बाय स्टेप सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस और अचीव डिजायर्ड आउटपुट। हम कैसे उसको अचीव करेंगे, तो हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर, इंटरनल प्रोसीजर्स, ये इसके कुछ टाइप्स हैं, राइट। अगर आपको चाहिए तो ये नोट्स में आपको ऑब्वियसली फॉरवर्ड कर दूंगा। और लास्ट में डाटा एंड कनेक्टिविटी। एडवांटेज मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क है, हमारा कॉस्ट कम हो जाता है, हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, हमारा कंट्रोल बढ़िया है, हमारी एक्यूरेसी करेक्ट है। ये अकाउंटिंग के आने से, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के आने से क्या हो गया, ये हमें बेनिफिट मिला है। भाई पहले जो है काम बढ़िया नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था बढ़िया, भाई ह्यूमन बीइंग कर रहे थे, 4 लेबर है, एक मेन अकाउंटेंट है, 4 छोटे मोटे अकाउंटेंट है। अब छोटे मोटे अकाउंटेंट ने कहीं गलती कर दी, मेन अकाउंटेंट उसे कैच नहीं कर पाया, मिस हो गया, गलत हो गया। तो अब ये ऐसा होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि सब कुछ टैली में हो रहा है, आप यहाँ पे गलत नहीं कर सकते। एक्चुअली बहुत से तो जो एंट्रीज ना टैली लगी, अगर गलत एंट्री पास करोगे, बहुत आप कुछ अजीबोगरीब एंट्री पास करोगे, तो टैली उसे क्या कहते हैं, एंटरटेन नहीं करेगा, वो पहले मना करता है कि आप गलती कर रहे हो। तो इसीलिए जो है गलती करने के चांसेस बहुत कम है। हाँ कुछ सिली मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है टैली में गलती करना, बट हाँ बहुत रेयर चांस है कि आप टैली में आप गलती करोगे, राइट। जैसे कि मान लो कि आपने कुछ उल्टी एंट्री पास कर दी, कैश टू सेल तो होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, बट सेल टू कैश पॉसिबल ही नहीं है, कभी ये एंट्री हो नहीं सकती। टैली मना कर दे, भाई ये क्या कर रहे हो, बेवकूफ हो क्या, परचेज टू कैश करो, राइट। तो टैली को ये सारी बातें हमने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ने क्या कर दिया है, इंस्ट्रक्शंस दे दिया है कि आपको ये फॉलो करना है, कभी एंट्री नहीं हो सकती सेल टू कैश। क्या सोच रहा है, परचेज टू कैश पॉसिबल है, सेल डेबिट कभी नहीं होता जिंदगी में, कभी रूल्स अकाउंटिंग में सेल्स डेबिट नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्लास। तो ये मेरे क्या है, बेनिफिट्स हैं, जो कि क्वालिटी रिपोर्ट मिलेगा, एफिशिएंट है हमारा, स्पीड अच्छी हो गई है इन सब से। और डिसएडवांटेज क्या है, रिडक्शन ऑफ मैन पावर। ऑब्वियसली पहले के जमाने में जॉब्स बहुत था अकाउंटेंट्स के पास, क्यों, मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, हर बिजनेस हाउस को बहुत सारे अकाउंटेंट चाहिए थे। लेकिन अब क्या हो गया, कंप्यूटर आ गया, तो इससे क्या हो गया, मैन पावर अब खत्म हो गई, अब उतने सारे अकाउंटेंट नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि भैया ऑब्वियसली बात है, हमारे पास क्या है, हमारे पास कंप्यूटर है, 10 आदमी 20 आदमी का काम तो एक कंप्यूटर के लिए कर लेता है, राइट। अब इतने सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पहले हाथों से होती थी, तो लेजर बनाने के लिए आदमी चाहिए, अब तो लेजर अपने आप बन जाता है, भाई खत्म। पहले के जमाने में क्या होता था कि हम बहुत सारे बुक कीपर होते थे, एक होता था मेन अकाउंटेंट, मेन अकाउंटेंट ने एंट्री पास कर दी, उसका लेजर आसान है, सारे बना लेंगे, जितने बुक कीपर्स होंगे, जो छोटे मोटे वो होंगे, छोटे लोग, मुनीम लोग, उनको बोलते बनाओ, क्या बनाओ तुम, लेजर बनाओ, तो वो यही सब करके आते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, राइट। इसको यूज करने के लिए आपके पास स्पेशल स्किल चाहिए, हर आदमी टैली यूज नहीं कर सकता, हालांकि अब तक आप लोगों ने सीखा नहीं है टैली, आपको एंट्रीज आती है, जर्नल एंट्रीज आती है, लेकिन आपको भी टैली नहीं आता, क्योंकि अब धीरे धीरे आप सीखोगे, जब आप रियल लाइफ में अकाउंटिंग करने जाओगे तो आपको टैली सिखाया जाएगा, और वहां पे आपको एंट्रीज पास करने सिखाई जाएगी, सो दैट कि आप भी चेक कर सको। या मान लो कि आपको एंट्री पास नहीं करना, बट आपको प्रोसीजर तो पता होना चाहिए ना, कि जब आप रियल लाइफ में अकाउंटिंग करने जाओगे तो आपको पता ही नहीं है कि टैली में एंट्री पास कैसे करेंगे, तो आप कैसे डील करोगे, राइट। तो इसीलिए आपको ये इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट। आगे है मेरे पास, ऑब्वियसली इस ट्रेनिंग के लिए पैसा लगेगा, तो ये इसका ड्रॉबैक है, फ्री में अब नहीं होगा। पहले के टाइम पे भाई बच्चा क्या करता था, अकाउंट्स पढ़ के गया, क्लास खत्म हो गई, ट्यूशन जाओ, सीधा क्या करता था, काम करना स्टार्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि टैली नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इसकी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा अपना क्या करेगा, देखिएगा काम, 2-4 दिन और सीख लेगा। लेकिन अब के जमाने में ऐसा नहीं चलेगा, आपको पहले टैली के ऊपर ये एंट्री सीख ली, अब जाओ टैली पे प्रैक्टिस करो, जब आप इस पे एक्सपर्ट हो जाओगे तब जाके आपको रियल वो मिलेगा, राइट। ऑब्वियसली स्टाफ यहाँ पे जो है हैम्पर हुए हैं, सिस्टम का फेलियर एक अगला प्रॉब्लम है, कि मान लो कि कोई वायरस आ गया हमारे कंप्यूटर्स में, पूरा का पूरा हमारा डाटा खत्म हो गया,
तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। राइट क्लास? नाउ डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग क्या होता है बच्चों? जो हम पहले हाथ से अकाउंटिंग करते थे पहले के जमाने में, उसमें क्या कहते हैं? मैनुअल अकाउंटिंग। तो इट्स अ सिस्टम ऑफ अकाउंट्स दैट यूजेस फिजिकल रजिस्टर्स एंड अकाउंट्स बुक्स ऑफ फॉर बुक कीपिंग फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग। पहले के जमाने में जो हाथ से होती थी वो मीनिंग इसका लिखा मैंने। और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज अ सिस्टम दैट यूजेस एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली, लाइक टैली, ईआरपी, ये सारे इसके सॉफ्टवेयर्स हैं। बीजी भी एक सॉफ्टवेयर है टैली की तरह। रिकॉर्डिंग इज पॉसिबल थ्रू बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हम जर्नल बनाते थे कहाँ पे? मैनुअल अकाउंटिंग में। हम क्या कौन सी बुक होती थी हमारे पास? जर्नल की बुक होती थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है? हमारे पास कस्टमाइज्ड डाटाबेस होता है, हमारे पास अपने एप्स होते हैं, हम उस एप्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। आगे मेरे पास कैलकुलेशन। ऑल कैलकुलेशंस वर परफॉर्म्ड मैनुअली। आप जो अकाउंटिंग करते हो उसमें प्रॉफिट कैसे निकालते हो? सबको प्लस करते हो, एक्सपेंस को माइनस करते हो, प्रॉफिट निकालते हो। टाइम पास होता है अच्छे से। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट निकालने के लिए मैनुअली प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप टैली प्रॉफिट निकाल के दे देगा। इसीलिए आपको देखने की जरूरत नहीं है और सोचने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। स्पीड, ये बहुत स्लो है, हाथ से करोगे तो बहुत स्लो है, और ये बहुत फास्टर है, जल्दी जल्दी काम यहाँ पे हो जाता है। बैकअप, मैनुअल अकाउंटिंग का कोई बैकअप पॉसिबल नहीं है भाई। बुक्स है, बुक्स खो गया, किसी ने बुक चुरा लिया, खत्म, अकाउंटिंग खत्म। रिलायंस के उसमें गए और सपोज हाथ से अकाउंटिंग हो रही है, आपने उसकी बुक गायब कर दी, बस रिलायंस प्रॉफिट निकाल भी नहीं पाएगा क्योंकि सारी बुक से चोरी हो गई। तो बैकअप नहीं, ये थोड़ी है कि दो दो जगह लिखे रखेंगे ट्रांजेक्शंस को, पॉसिबल नहीं है। एक बार जगह लिखने में इतनी बैंड बज रही है, दो जगह कौन लिखेगा? लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे टैली के वो सॉफ्टवेयर्स को हम बैकअप रख सकते हैं। क्लॉड इज द सिस्टम। आप सबको पता है कि क्लॉड इज आज के जमाने में कितना ज्यादा हेल्पफुल है। सारे ट्रांजेक्शन को आप क्लॉड में डाल दो, क्लॉड से कहीं नहीं जा रहा है, जब चाहिए आप उसको रिकवर कर सकते हो क्लॉड से। राइट? अगला है मेरा ट्रायल बैलेंस। जब रिक्वायरमेंट होगी तब बनाते थे हम ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पे क्या है? आप तुरंत आपने एंट्री पास की, अपने आप क्या बन जाएगा? ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। आपने एंट्री पास की, अपने आप क्या बन जाएगा? लेजर बन जाएगा। तो अब वहां पे पहले के टाइम पे ट्रायल बैलेंस हम बनाते थे साल में एक बार, क्योंकि हाथ से अकाउंटिंग करते थे। तो मैंने ही आपको बताया होगा कि भैया ट्रायल बैलेंस साल के एंड में बनेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ट्रायल बैलेंस यहाँ पे बच्चों अपने आप बन जाता है, कंप्यूटर बना के दे देता है। आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शंस हमारा ट्रायल बैलेंस रेडी होता है। लास्ट में ग्रुपिंग है। तो इन एनी ऑर्गेनाइजेशन द मेन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज द, अच्छा ये ग्रुपिंग करते हैं ट्रांजेक्शंस को, ये हमारा अलग हेडिंग है, कर लेते हैं बच्चों। हमारे पास किसी भी बिजनेस का जो है ये नया वाला हेडिंग आ गया। वैसे आज का जो है नया आ चुका है। इससे पहले जो है हमने क्या किया था? पहले वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज किया था जो मैंने आपको कल करवा दिया है। तो ग्रुपिंग से अब हम स्टार्ट करेंगे नया हेडिंग। ठीक है? ओके अभिनव, ओके दिव्या, ओके सुजल, करें स्टार्ट। यस सर। तो ग्रुपिंग में मैंने क्या लिखा कि इन एनी ऑर्गेनाइजेशन द मेन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज द मेजर हेड्स व्हिच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू माइनर हेड्स। ईच माइनर हेड्स मे हैव नंबर ऑफ सब हेड्स आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। देखो बच्चों, ट्रांजैक्शंस इतने लार्ज होते थे कि ग्रुपिंग और बाइफर्केशन करना बहुत जरूरी था अकाउंट्स में। अब बात करें एसेट्स की, तो एसेट्स के भी तीन अलग अलग टाइप्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, बहुत सारे कैटेगरी एसेट के। अब उसके अंदर भी, फिक्स्ड के अंदर भी बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, बहुत सारे हैं। करंट के अंदर स्टॉक है, डेटर है, कैश है, बहुत सारे हैं। राइट? तो ग्रुपिंग करना बहुत जरूरी था। तो इसीलिए हमने अकाउंटिंग में क्या कर दिया? ग्रुपिंग किया, सो दैट कि हम ट्रांजैक्शंस को आराम से समझ सकें और बहुत ही इजी मैनर में कर सकें इसको। राइट? अगला है मेरा वाउचर। वाउचर इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आपको पता होगा 11th सीखा था कि वाउचर इज द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो भी हमने सेल किया है उसका रिसिप्ट लेते हैं हम। जब भी हमने परचेज किया है तो परचेज करने से पहले हम क्या बोलेंगे? हमें एक बिल बना के दे दो ताकि हम उसे बुक्स में इनकलकेट करें। राइट? तो ये वाउचर जो है ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि एक्चुअली में ट्रांजैक्शन इनकर हुआ है, कुछ फेक तो नहीं है ट्रांजैक्शन। तो इससे बचने के लिए रियल एफएम क्या करते हैं? वी कीप वाउचर्स। आज के जमाने में भी बच्चों बहुत से बिजनेसमैन क्या करते हैं? अपने मैनुअल वाउचर्स बनाते हैं। कुछ लोग तो सॉफ्ट में फोटो डाला, अपलोड कर दिया, तो वाउचर्स की एक बुकलेट बन जाती है कि उनके पास इमेज लिया, अपलोड कर दिया। लेकिन बट स्टिल कुछ आज के जमाने में लोग क्या करते हैं? प्रिंटेड वाउचर्स रखते हैं कि भैया अच्छा सेल हुआ है तो उसके सारे सेल के वाउचर्स एक तरफ, परचेज के वाउचर्स एक तरफ, जो भी आपने पेमेंट किया वो एक तरफ, रिसीप्ट, कॉन्ट्रा वाउचर्स, जर्नल वाउचर्स, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट के वाउचर्स हम सब क्रिएट करते हैं। राइट? तो सेल्स वाउचर इन टैली, सेल्स वाउचर इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड अकाउंटिंग वाउचर इन टैली, और यूजर्स कैन क्रिएट दिस वाउचर्स इनटू डिफरेंट फॉर्मेट्स एज अ इनवॉइस और एज अ वाउचर। मतलब कि अगर सेल हुआ है तो कैश सेल हुआ है, तो कैश सेल हुआ है तो आप वाउचर जनरल बना लो, और अगर उधार पे आपने सेल किया है तो आप इनवॉइस बना के दे सकते हो।
राइट। इसको तुरंत आप प्रिंट करके कस्टमर को इमीडिएटली दे सकते हो। तो टैली में जब आप जाओगे तो अब जो है बिलिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सीधा सामान बेचा, वाउचर बनाया, वो टैली अपने आप क्या करेगा, वाउचर को इकट्ठा कर लेगा। जब सीए आएगा वो बोलेगा दिखाओ सारे वाउचर्स रियल। आज के जमाने में अब वो नहीं दिखाएंगे, अच्छा प्रिंटेड फॉर्म में हम क्या करेंगे, सीधा उसको क्या करेंगे, भाई दे लो टैली देख लो, टैली में से आप वाउचर अपना निकाल लो। बट कुछ अकाउंटेंट्स क्या करते हैं कि नहीं मुझे प्रिंटेड चाहिए, तो वो क्या करेंगे, प्रिंट भी ले सकते हैं इमीडिएटली, वहां से प्रिंट है तो वाउचर आएगा, इकट्ठा कर लो। तो अगर आपको हार्ड कॉपी में रखनी है, प्रिंट करना है, खर्चा रखना है प्रिंट का, तो करो हार्ड कॉपी, कॉपी वेस्ट करना है करो, पेजेस वेस्ट करना है करो। बट यू नो अब पेजेस भी हम वेस्ट नहीं करते, लोग क्या करते हैं सीधा आगे रख लेते हैं, राइट। परचेज वाउचर सेम थिंग। पेमेंट वाउचर अगर आपने पे किया है तो आपके पेमेंट वाउचर में जाएगा। रिसीप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर दो तरह के होते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर आर यूज्ड टू विड्रॉ, जहाँ पे कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर कहते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री आपने पढ़ा होगा कैश बुक में, क्लास 11th में। कॉन्ट्रा एंट्री जहाँ पे कि कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर में कैश और बैंक दोनों, मान लो कि आपने एटीएम से कैश निकाल लिया तो ये एक ट्रांजेक्शन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर डालेंगे टैली में, ठीक है। टैली के बाकी और मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये सब, क्योंकि टैली हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है कि टैली आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा टैली में करके दिखाओ ट्रांजेक्शंस, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ हालांकि। बट उससे पहले ये सॉफ्टवेयर्स की बात है, ये आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, ये हेडिंग का पार्ट है। दूसरा आपका यूनिट है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही है। अगर आप सिलेबस देखोगे बच्चों तो आप लोगों का जो दूसरा हेडिंग है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, CAS, कस्टमाइज्ड द मेन फंक्शंस ऑफ। एक मिनट में पहले आपको देख लूं, मैं पीपीटी भी यूज करूंगा। सिलेबस देख लो बच्चों आप, अब फर्स्ट यूनिट खत्म हो गया, हम मूव कर रहे हैं कहाँ पे, सेकंड यूनिट की ओर। देख लो क्लास, यहाँ से अब मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। यूनिट 1 पूरा हमने एक बार रिकैप आपको दे दिया, फीचर्स, स्ट्रक्चर और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का ओवरव्यू, ठीक है। अब मैं यूनिट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ, यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें CAS होगा, प्रिपरेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स, कोडिफिकेशन, डाटा एंट्री, डाटा वैलिडेशन, डाटा वेरिफिकेशन, पहले मैं ये करवाऊंगा। देन DBMS, जो कि भाई को पहले से आता है, आपको आता है पहले से DBMS, थोड़ा सा मैं रिकैप दूंगा DBMS का, और उसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगा आराम से 11 साढ़े 11 तक ये चैप्टर। अब ये पूरा का पूरा आज मैं खत्म करके तब मैं चैन की सांस लूंगा, आप लोग भी चैन की सांस ले लेना, फिर आप रिवाइज करना, और जो जो डॉट्स होंगे उसके लिए मैं अवेलेबल रहूंगा ही रहूंगा। चलो क्लास कर दें स्टार्ट, बोलो बच्चों, चलो स्टार्ट कर देते हैं। नाउ सबसे पहली बात मेरे पास क्या आ रहा है, यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। बच्चों व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, तो आपको अभी सीखा है आप लोगों ने मीनिंग। मैं पीपीटी भी यूज कर लेता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। Sir, it is a process of accounting transaction through uses of hardware and करेक्ट, कल वाली बात भाई को अच्छे से याद है। चलो अब ये मेरा सिलेबस है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज अ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन that processes the financial transactions and events as per the generally accepted accounting principles, right? GAAP मतलब कि while doing accounting software, जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं बच्चों, तो अकाउंटिंग करते वक्त हम GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, राइट? जो भी आपने 11th क्लास में सीखा होगा ना, जो बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स याद आ रहा है आपको, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, उसके बाद फिर मनी मेजरमेंट, बिजनेस एंटिटी, ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल सीखे थे आपने जब आप छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, मासूम बच्चे थे, सीखा था आप लोगों ने। वो सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है और कंप्यूटर के थ्रू अकाउंटिंग करना है, राइट? तो ये एनेबल करता है। चलो अगला है मेरा कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो है क्या बच्चों, तो मैं पहले सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, फिर ये स्टेप्स पे आऊंगा। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, दो तीन क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ये बताने के लिए मैं पहले ये वाला फाइल यूज करूंगा बच्चों। कहाँ चला गया, ये रहा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है।
तो in accounting, computer is commonly used in the following areas: recording of business transactions, payroll accounting, stores, ये हमें पता है जनरली। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं आ जाता हूँ। The main function of CAS is to perform the accounting activities in an organization and generate reports as per the requirement of users. To obtain the desired results optimally, we need to based software और packages। मतलब कि अगर हमें अपने हिसाब से करना है ट्रांजेक्शन बच्चों, तो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। हर बिजनेस का अलग अलग नीड है ना बच्चों। अब मान लो यहाँ का है, एक ही सॉफ्टवेयर पे हर चीज नहीं हो सकता, तो हर बिजनेस अपने नीड के हिसाब से क्या करेगा, अलग अलग सॉफ्टवेयर बनवा सकता है। तो इसीलिए कुछ सॉफ्टवेयर तो होते हैं रेडीमेड सॉफ्टवेयर, कुछ होते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, और कुछ होते हैं टेलर मेड सॉफ्टवेयर। डिस्कस करेंगे क्या क्या ये सॉफ्टवेयर कैसे कैसे होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज ready-made software. These packages are standard or ready-made packages which can be used by the business enterprise immediately on procurement. आप परचेज करो, डाउनलोड करो, पेमेंट करो, क्योंकि सॉफ्टवेयर फ्री में नहीं होते। आप डाउनलोड करो, पे करो, सब्सक्रिप्शन लो, आप स्टार्ट कर दो। These packages are used by small or conventional business enterprises, जो कि नॉर्मली क्या कहते हैं, जो हर जगह अप्लाई होता है, इसमें वही चीजें होती है। इसमें ट्रेनिंग कॉस्ट बहुत कम है, आपको अलग से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा यूट्यूब कर लोगे, आपको पता चल जाएगा ये सॉफ्टवेयर को हमें ऐसे यूज करना है, राइट। जैसे कि टैली बिजी की मैं बात करूं, तो टैली बिजी आजकल हर बिजनेस फॉलो करता है। तो टैली और बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो छोटे बिजनेस है ना जितने भी, वो सब यूज करते हैं। वो अलग से सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करते, वो टैली का एक सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, उसी में क्या करेंगे, अपना अलग से सॉफ्टवेयर बनवाने का मतलब बच्चों इंजीनियर्स को बुलाना, लाखों रुपए खर्च करना, फिर उसके हिसाब से वो बनाएगा इंजीनियर्स, फिर उसमें चेंज करवाना। टैली ने आपको क्या कर रखा है, ऑलरेडी प्लेटफॉर्म दे दिया है। तो अगर आपका बिजनेस नॉर्मल साइज ऑफ बिजनेस है, करोड़ रुपए से ज्यादा आप नहीं कमाते हो, आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप अलग से क्यों बनाओगे। एक सेपरेट आपको क्या होगा, एक सेपरेट आईटी टीम रखना पड़ेगा आपको, जो कि आईटी टीम, अब एक इंजीनियर है जो आईटी का, वो जो डेवलपर है सॉफ्टवेयर का, वो कितना सैलरी लेगा, और उसको हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा। तो क्या ये फीजिबल है, या हम किसी से क्या कहते हैं, ऑलरेडी छोटे बिजनेस के लिए क्या बेटर है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर परचेज कर लें, 1000-2000 रुपए का वो आएगा, मेंबरशिप आएगा, उसे पे कर दें, वहां से आप अपना काम करो। तो रेडीमेड सॉफ्टवेयर आर चीप, छोटे बिजनेस के लिए अच्छा होता है, बहुत अमाउंट पे नहीं करना, आपका नीड फुलफिल हो जाएगा, मोर और लेस हो ही जाएगा। तो इसमें ट्रेनिंग कॉस्ट की जरूरत नहीं है आपको। क्या कहते हैं, these softwares are used by those enterprise where financial transactions are simple, uniform, same transactions बहुत बार होते हैं, routine in nature, right? Few examples are Tally, Busy and Profit Books। हालांकि इंडिया में Tally, Busy चलता है। तो रेडीमेड सॉफ्टवेयर समझ में आ गया आप लोगों को, बच्चों क्लियर हो गया रेडीमेड सॉफ्टवेयर, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? मेरा दूसरा है बच्चों कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। Customized software is many a time it is not that ready-made software हमारे लिए सूट करे। अब रिलायंस है, रिलायंस के लिए तो टेलीविजन हैंग ही हो जाएगा, इतना सा सॉफ्टवेयर है और हम काम कितना है, इतना बड़ा है। तो रिलायंस ऑब्वियसली उनके जो अकाउंटेंट्स हैं टेलीविजन पे काम नहीं कर रहे होंगे, उनका कस्टमाइज्ड होगा। बैंकिंग वाले हैं, भाई इतनी सिक्योरिटी चाहिए उन लोगों को, बैंकिंग वाले को टेलीविजन तो कभी हैक करके खत्म कर दें, लूट के खत्म हो जाए बैंकिंग, तो उनका अपना फिनाकल या कुछ वैसे एक ओरेकल भी है, वो भी देती है, बट उनका एक सेपरेट अपना सॉफ्टवेयर होता है। बैंकिंग वालों का एक अपना सेपरेट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इन सॉफ्टवेयर पे अगर जिसे हैक करना इजी नहीं है, वरना सोचो ना बैंकिंग के सॉफ्टवेयर को कोई हैक कर लेगा तो फिर क्या होगा। अभी कोई अमीर है, अगले दिन कोई गरीब हो जाएगा, फंड ट्रांसफर हो गए और वो निकाल के सारे पैसे खर्च कर देंगे। दैट्स द पॉइंट क्लास, ठीक है। तो दूसरा क्या है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जहां पे कि हम अगर मान लो जनरली हमारे यूजर्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है रेडीमेड सॉफ्टवेयर, तो हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, कस्टमाइज करवा सकते हैं। मतलब कि उसी को थोड़ा सा कस्टमाइज करवाएंगे, ये मिडिल वाला हो गया। एक है टेलर मेड, कि भाई अपने हिसाब से बनवाना है, तो रिलायंस और ये बैंक वाले तो अपने हिसाब से बनाते होंगे। कस्टमाइज मतलब कि टेलीविजन में क्या करेंगे, कुछ चीजों को हम और ऐड ऑन करवा देंगे या कुछ घटा देंगे, जो नहीं चाहिए वो करवा देंगे, थोड़ा सा उनको क्या करेंगे, ट्रेनिंग ले लेंगे, तो वो हमारा क्या हो गया, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो गया। और तीसरा वाला है मेरा टेलर मेड, ये लार्ज एंटरप्राइज क्या करेंगे, उनके अपने रूल्स हैं, वो अपने वो हैं, तो वो खुद से डेवलप करवाएंगे सॉफ्टवेयर, उसे हम क्या बोलेंगे, टेलर मेड सॉफ्टवेयर बोलेंगे, राइट। वो जो बोलेंगे सॉफ्टवेयर में वो होगा।
वो बोलेंगे कि हमारे इतने डिपार्टमेंट्स है, ये हमारा फाइनेंस का अलग कर दो, ये हमारा सेल्स का अलग कर दो, ये हमारा मार्केटिंग का अलग कर दो, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का अलग कर दो, सारे डिपार्टमेंट अलग कर देंगे। अच्छा इसका अलग से बुक्स बना दो, इसका ये करवा दो, तो आप जो जो बोलोगे वो करके देगा। कौन? आपके लिए सेपरेट है 5-6 जो आपके जो है इंजीनियर्स, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो आपके लिए काम कर रहे हैं। तो 5-6 सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो उनकी तनख्वाह भी उसी हिसाब से आप पे करोगे, आपके हिसाब से वो भी काम करेगा और दिन रात उसे यूज कर पाओगे। अब मान लो कि हमने किसी को बुला लिया, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, क्या करवाएंगे हम उससे भर दें? यूज ही नहीं कर पाएंगे उसका, और लाखों की तनख्वाह लेगा, कहाँ से देंगे? फिर तो हम बिजनेस लॉस में पहुंच जाएगा। तो क्या हम किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कर सकते हैं हायर? अरे सर मत करो, नुकसान हो जाएगा, बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम टैली को ले लेंगे, टैली के 1000 रुपए को 1000 रुपए पे कर देंगे, 2000 पे कर देंगे, हमारे पास पूरे साल का सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, खेल लो भाई जिंदगी, क्या दिक्कत है? तो हमारे लिए क्या बेटर है? टैली। जो मीडियम एंटरप्राइज है, जो मीडियम एंटरप्राइज है, जो कि बहुत लार्ज भी नहीं है लेकिन बहुत स्मॉल भी नहीं है, वो कस्टमाइज करवा लेंगे अपने नीड के हिसाब से। और जो लार्ज लार्ज एंटरप्राइज है वो क्या करेंगे? टेलर मेड बनवाएंगे, वो बोलेंगे हमारे लिए बना के दो। राइट क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये 3 तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर हो गए। मीनिंग क्लियर हो गया? सॉफ्ट टेलर मेड, कस्टमाइज्ड और रेडीमेड। चलो आगे खेल लेते हैं। अब ये है स्टेप्स, आपके पास हेडिंग है स्टेप्स में, आप ये देखोगे तो आपसे पूछा जा रहा है, आपके पास यूनिट 2 की बात कर रहा हूं, स्टेप्स इन द इंस्टॉलेशन ऑफ CAS, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, या फिर सॉफ्टवेयर के स्टेप्स क्या क्या है। तो क्या क्या स्टेप्स हैं अब मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ये रहा पहला स्टेप्स। अगर मान लो आप खुद से बनवा रहे हो, इंस्टॉल करवा रहे हो क्या सॉफ्टवेयर अपने बिजनेस के लिए, तो पहला स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल। भैया हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन एग्जीक्यूटिव है, पहले आप पूरा का पूरा माइंड फ्रेम करा लो, माइंड मैप की तरह बनवा लो। ठीक है। देन अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनको आप ट्रेन करोगे कि अच्छा हमें ये ऐसे करना है, ये काम ऐसे होगा। देन प्रिपरेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स का मतलब है कि किस किस जैसे यहाँ पे हमारा एक एडमिशन फॉर्म होगा, तो हम एक फॉर्म्स में क्या नाम लेना है, बच्चे के पापा का नाम लेना है, बच्चे के मामा का नाम लेना है, बच्चे का स्कूल लेना है, बच्चा कहाँ रहता है ये लेना है, ये हम एक क्या करेंगे, एक फॉर्म बना देंगे। तो जो भी हमारे पास वो होगा वो हम क्या कहते हैं, ये हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्म है। और रिपोर्ट्स कि बच्चों के टेस्ट के मार्क्स हम एंटर करेंगे तो रिपोर्ट क्या कर देगा, जनरेट कर देगा, काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा प्रिपरेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स, कितने फॉर्म्स रहेंगे, क्या क्या रिपोर्ट्स रहेगा, ये सारी बातें हमें क्या करनी है, बतानी है। देन क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन, क्लासिफाई करना है और कोडिफाई करना है। कोडिफाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, मल्टीपल बहुत लार्ज ट्रांजेक्शंस है, तो परचेज को अलग रखना है, सेल्स अलग रखना है, तो क्लासिफाई और कोडिफाई करना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, ये 5th में क्या करेंगे, सेटिंग अप कॉस्ट ऑफ सेंटर्स, मतलब कि यहाँ पे क्या प्रॉफिट होगा, कितना बजट है, कितना खर्चा होगा, ये कॉस्ट सेंटर को भी हमें सेटिंग करना बहुत जरूरी है। देन इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल डाटा, सेटिंग ऑफ बजटरी कंट्रोल, यूजिंग ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च और 10 फॉर्मुलेटिंग। ये 10 स्टेप्स हैं बच्चों, एक बार गो थ्रू कर लेना, नोट्स मिल जाएंगे तो प्लीज पढ़ लेना इसको, ये आपको मिलेगा, ये अभी क्लास के बाद मिल जाएगा। ठीक है क्लास, तो ये हमारा पहला वाला पार्ट हो गया। कौन सा वाला पार्ट हमारा हो गया? सबसे पहला स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है व्हाइल इंस्टॉलिंग द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। तो सॉफ्टवेयर पहले मीनिंग लिख देना, अगर आपके पास थ्योरी थोड़ी निकले आएगा आपके पास, तो MCQ आएंगे, तो बस स्टेप्स आप लोग एक बार देख लेना। और यह ध्यान रखना कि 3 तरह के सॉफ्टवेयर हैं, कौन कौन से, रेडीमेड है एक, और एक टेलर मेड है, और एक कस्टमाइज्ड है। इसके अलावा वो बोल देंगे इनमें से कौन सा नहीं है, चार्ट दे देंगे इसमें कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो चौथा कुछ और नाम होगा जो कि आपको अजीब मिलेगा, तो उसमें देख लेना कि भाई ये 3 हमने पढ़ा हुआ है, चौथा हमारे पास नहीं है। ठीक है। अगला है मेरा कोडिफिकेशन ऑफ डाटा। डाटा का कोडिफाई करना बहुत जरूरी है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई डाटा का कोडिफाई करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी पढ़ने पहले, when the volume and size of business increases, the numbers of transactions increases, therefore it becomes necessary to have the proper classification of data. Correct. तो a proper codification requires a systematic grouping of accounts. The major groups or heads could be asset, liability, revenue, expense. अब asset के अंदर फिर से सब heads हैं, कौन कौन से? Fixed assets, current assets, right? फिर लाइबिलिटीज के अंदर भी सब हेड्स हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, इंटरनल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। रेवेन्यू के अंदर भी मींस की सेल्स फ्रॉम गुड्स, सेल्स फ्रॉम सर्विसेज, सेल्स फ्रॉम सम अदर सोर्सेज, कुछ इस टाइप से। और एक्सपेंस के तो पता नहीं कितने सारे एक्सपेंस को अगर मैं काउंट करने बैठूं तो खत्म ही ना हो जाए।
तो द सब ग्रुप्स और माइनर हेड्स कुड बी कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, सेल्स एंड सो ऑन. तो इन जनरल द बेसिक क्लासिफिकेशन और द बेसिक क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड, यू में से कि ये इसे हम क्या कहते हैं क्लास कोडिफिकेशन कहते हैं. कैसे करते हैं कोड कोडिफाई कैसे करते हैं? तो मेथड्स क्या क्या है? एक होता है सीक्वेंशियल कोडिंग, मतलब कि भाई कोड मान लो कि मैंने आप लोगों को दे दिया, आपका नंबर दे दिया, एडमिशन नंबर CL या स्टडी मेट है तो SM001, आप पहले बच्चे आए हो यहाँ पे एडमिशन करवाए तो SM001, आप दूसरे बच्चे हो तो आपका हो जाएगा SM002, आप तीसरे हो SM003, आप चौथे हो. इस तरह से मैं क्या करूंगा सीक्वेंस में डाल दूंगा, जैसे बच्चे आ रहे हैं मैं कोडिफाई कर दिया तो आपका एक नंबर हो गया कि SM स्टडी मेट 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने क्या कर दिया आप लोगों को कोड कर दिया. तो एक इसे क्या बोलते हैं सीक्वेंशियल कोड बोलेंगे इसे. मेक सेंस? कोई दिक्कत तो नहीं है. द अदर वन इज दूसरा टाइप क्या कोडिफाई करने का, ब्लॉक कोड्स. ब्लॉक कोड्स मतलब कि हमने अगर मान लो कि बहुत ट्रांजेक्शन बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं तो हमने डेट वाइज बोल दिया कि भैया 1 से लेके 10 तक जो बच्चे आएंगे उनको हम इसमें डाल देंगे, तो हमने कोडिफाई कर दिया. या कोड 100 से लेके 199 को एक तरफ कर दिया, स्मॉल में डाल दिया, 200 से 300 के बीच में उसमें डाल दिया. इस तरह से मैंने क्या कर दिया ब्लॉक बना दिया कि इसके अंदर जो आएगा. क्योंकि अगर मान लो बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं तो फिर यहाँ पे अलग अलग कोड देना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं क्या कर दूंगा एक साथ डाल दिया. एक कोड में ये आ जाएंगे, ये बच्चे आ जाएंगे, ये 100 बच्चे आ जाएंगे, ये क्लास वाइज आप सभी CUET के हो एक कोड हो जाएगा, एक 9th क्लास वाले अलग कोड में आ जाएंगे, 10th क्लास वाले अलग कोड में आ जाएंगे. ये भी एक कोड देने का तरीका है. एंड लास्ट में निमोनिक कोड. इसमें क्या है, सेल्स जर्नल को वो SJ बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, या हेडक्वार्टर को HQ बोलेंगे, सुनील मिश्रा को SM बोल देंगे, व्हाटएवर जैसे भी है वो शॉर्ट फॉर्म शुरू के ले लिया, उसे क्या बोलते हैं हम निमोनिक कोड. तो भाई डिपेंड्स अपॉन द नीड हम क्या करते हैं ट्रांजैक्शंस को या फिर इसको कोडिफाई करते हैं. कोडिफाई क्लियर हो गया कैसे करते हैं क्लास, मीनिंग क्लियर हो गया कोडिफिकेशन का. ऑनलाइन वाले बच्चे सुजल, अभिनव, दिव्या, हाय श्रेया. ठीक है श्रेया अभी जस्ट स्टार्टिंग किया है हमने सेकंड यूनिट. ठीक है अच्छा श्रेया हम कंप्यूटर अकाउंटिंग अभी स्टार्टिंग किया हमने, कंप्यूटर अकाउंटिंग का एक पार्ट. ठीक है ओके सर. चलो क्लास अगला है मेरा मीनिंग ऑफ डाटा एंट्री. 3 चीजें हमें मुझे यहाँ पे बतानी है आपको, डाटा एंट्री, डाटा वैलिडेशन और डाटा वेरिफिकेशन. ठीक है डाटा एंट्री क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्राइबिंग इंफॉर्मेशन इनटू द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. वैसे डाटा क्या होता है बच्चों? सबसे पहले डाटा की मैं बात करूं आप लोगों से, डाटा क्या होता है तो आप क्या बोलोगे कि एनी फैक्ट इज अ डाटा. आप डाटा की मैं बात करूं तो एनी फैक्ट जो कि हमें क्या करना है मुझे पता होना चाहिए इज अ डाटा. राइट बहुत तरह के होते हैं, ये रॉम फॉर्म में भी होते हैं, आपके ऑर्गेनाइज मैनर पे होते हैं, आपके पास अगर एक्सेल शीट में बहुत से डाटा होते हैं तो ये डाटा है कि ये फैक्ट्स है. मान लो कि एक मुझे पास आपके स्कूल के सारे बच्चों के नंबर्स मेरे को चाहिए तो वो क्या है नाम, पापा का नाम, ये सब मेरे पास क्या आ जाएगा डाटा आ जाएगा. इट्स अ फैक्ट कि आपका ये फोन नंबर है, ये आपका जो है रेसिडेंशियल एड्रेस है, मुझे ऐसा मिल जाए तो इट्स डाटा. तो डाटा को एंट्री करना क्या है कि डाटा एंट्री क्या होता है कि उन सबको ट्रांजेक्शन में डालना, पुट करना मशीन में थ्रू अ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. कि मैंने आपका नाम पूछा, आपका नंबर पूछा, आपका एड्रेस पूछा, मैंने पुट कर दिया. राइट दिस इज अ डाटा एंट्री. तो डाटा एंट्री इज द प्रोसेस ऑफ फीडिंग द इंफॉर्मेशन. आपसे इंफॉर्मेशन लेके मैंने क्या कर दिया फीड कर दिया विद इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, उसे हम क्या बोलेंगे डाटा बोलेंगे. इट कैन एदर बी परफॉर्म मैनुअली और ऑटोमेटिकली. बहुत बार तो ये जनरली मैनुअली होता है, मैं आपसे पूछूंगा और पुट करूंगा, कभी कभार ऑटोमेटिकली भी डाटा फीड हो जाता है. कैसे? आपने बहुत देखा होगा कि आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में वो क्या करेंगे पंच करेंगे, जैसे उन्होंने पंच किया डाटा ऑटोमेटिकली फीड हो गया. अच्छा जी सर यहाँ पे इस टाइम पे पहुंच गए. वहां कुछ हमने कुछ मैनुअल टाइप किया नहीं, लेकिन सिस्टम आर प्रिपेयर्ड इन अ मैनर कि ऑटोमेटिकली क्या हो गया फीड हो गया. कहीं पे फेस स्कैनर लगा होता है बहुत ऑफिस में, आप गए आपने आपके उसने क्या कर दिया स्कैन कर लिया, अच्छा आप पहुंच गए, आपका अटेंडेंस ने मार्क कर लिया कि भाई इस टाइम पे ये एम्प्लॉय पहुंच गया है. तो डाटा एंट्री करने के बहुत से तरीके होते हैं, कुछ लोग मैनुअली करते हैं और कुछ लोग उसे कंप्यूटर में करते हैं. तो डाटा एंट्री क्लियर हो गया सब बच्चों को, मीनिंग क्लियर हो गया डाटा एंट्री का. राइट अगला है मेरा डाटा वैलिडेशन. बच्चों डाटा वैलिडेशन होता है कि जब हम मैनुअली करते हैं ना तो हमें क्या करना होता है कि एक बार हम उसी टाइम पे रिकॉर्डिंग करते वक्त या ट्रांजेक्शन को इनपुट करते वक्त हम एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं भाई वैलिडेट तो किया, सही तो किया, गलत तो नहीं किया. दैट इज कॉल्ड डाटा वैलिडेशन. इट इंश्योर्स एक्यूरेसी. मान लो कि जब मैं हाथ से अकाउंटिंग कर रहा हूँ, मैंने आपसे नंबर मांगा, सर आप अपना नाम बताओ प्लीज. शांतनु आप मुझे अपना फोन नंबर बताओ 9811004511. अच्छा मैंने फिर तुरंत मैंने क्या कर दिया क्लैरिफाई करवा दिया कि अच्छा सर मैं रिपीट कर रहा हूँ 981111. ये जो मैं ऐसा हरकतें जो कर रहे हैं आपने देखा होगा कि सर मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ, ये जो कंफर्म करवा रहे हैं ये क्या हो रहा है डाटा वैलिडेट करके. अच्छा करेक्ट तो है, गलत तो नहीं हो गया कि कहीं सुनने में गलती कर दी हो, कहीं लिखने में गलत कर दिया हो, तो उसे क्या बोलते हैं डाटा वैलिडेशन. ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम
एरर को फाइंड कर सकें, कि अगर कोई एरर है तो एरर को हम इमीडिएटली फाइंड करके उसे करेक्ट कर सकें। डू आई मेक सेंस क्लास? तो डाटा वैलिडेशन क्या होता है कि इट एंश्योर्स एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इनपुट डाटा। व्हाइल आई एम पुटिंग डाटा इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैं क्या करूंगा, इमीडिएटली क्या करूंगा, मैं चेक कर लूंगा कि अच्छा क्या आप जो बता रहे हो वो सही है या नहीं है। मेक सेंस? कोई दिक्कत तो नहीं है? नाउ प्रोसेसिंग ऑफ डाटा अकर्स इंस्टेंटली, ये इमीडिएटली हो जाएगा, और ओनली वैलिड डाटा इज फेडेड टू द सिस्टम। ओनली वैलिड डाटा इज टू बी फेडेड टू द सिस्टम। तो डाटा वैलिडेशन बहुत जरूरी है। अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, सॉरी आप डाटा को फीड कर, डाटा ले रहे हो उससे, तो डाटा का वैलिडेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वैलिड डाटा अगर आप नहीं बनाएंगे तो डाटा फिर आगे किसी काम का नहीं होगा। आगे है वैलिड डाटा इज स्टोर्ड इन अ सेफ मैनर इन अ डाटाबेस, और डाटा वैलिडेशन हैपेंस एट टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा ओनली। बच्चों डाटा वैलिडेशन में अगर कोई पॉइंट, कोई डॉट से प्लीज आस्क। बहुत क्लियर हो गया? इजी। वेरिफिकेशन उसके बाद होता है। मैंने डाटा वैलिडेट कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, पुट कर दिया, 3 महीने बाद मेरा कोई सीनियर आता है और वो चेक करता है क्या सही है कि नहीं है। वो फिर आपसे पूछेगा कि अच्छा ये नंबर सही है आपका, ये आपका वो सही है। तो वेरीफाई बाद में करते हैं, इमीडिएट नहीं करते, और वैलिडेट इमीडिएट करते हैं। तो डिफरेंस यही है। डाटा वैलिडेशन क्या होता है? डाटा वैलिडेशन एट टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ही हो जाता है। तो डाटा वेरिफिकेशन ऑन द अदर हैंड इज एक्चुअली क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द डाटा वैलिडेशन। बच्चों क्या होता है ना कि बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं। जनरल सेंस में क्या होता है कि पब्लिक कंफ्यूज है कि डाटा वैलिडेशन और डाटा वैलिडेशन सेम है, बट दे आर नॉट सेम। हल्का सा ये डिफरेंस है, राइट? तो डाटा वेरिफिकेशन ऑन द अदर हैंड इज एक्चुअल क्वाइट different from data validation. Verification performs a check of the current data to ensure that it is accurate, consistent, and reflects the independent purpose. Or verification may also happen at any time. Verification may happen, मैंने कहा ना, verification may happen at any time. In other words, verification may take a place as a part of recurring data. इसके बाद में कभी भी हम अपने क्वालिटी चेक करते हैं, भाई जो डाटा हमने कलेक्ट किया है क्या वो करेक्ट है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? हम चेक करेंगे। तो वो चेक करने को हम क्या बोलेंगे? डाटा वेरिफिकेशन, कि हाँ जो हमारा डाटा है वो बिल्कुल सही है, कुछ इसमें गलती नहीं है, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो यहां तक क्लियर हो गया। चले मूव हेड क्लास। और इसके बाद है आपके पास डाटा। वो मैंने वही बोल दिया, डाटा क्या होता है। तो एनी इंफॉर्मेशन और फैक्ट इज अ डाटा, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब डीबीएमएस आ गया, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या कह रहे हैं? सिलेबस का ही पार्ट है, ठीक है। देखो क्लास, मैंने क्या बोला है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ बुककीपिंग सिस्टम। इट इज अ रिपोजिटरी और कंटेनर ऑफ और कलेक्शन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डाटा फाइल्स। The overall purpose of DBMS is to allow users to define, store, retrieve and update the informations contained in the database on demand. मतलब कि जितने भी हमारे पास डाटाबेस हमने क्रिएट किया है उसको स्टोर करना, रिट्रीव करना, अपडेट करना, उससे कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बच्चों बिजनेस में डाटा बहुत मैटर करता है। छोटा सा मेरा बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस हमारा कोचिंग का, लेकिन हम भी अपने पास डाटा कैसे रखते हैं मैं आपको दिखा दूं। ये हर बिजनेसमैन के पास डाटा होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम कैसे डील कर पाएंगे। ये देखो दिख रहा है, एक सेंटर है उसमें, ताकि हमारे पास बच्चों के फोन नंबर्स हो, बच्चे के नंबर्स हो, पेरेंट्स का नंबर हो, कहाँ रहता है, कौन से स्कूल का है। देख रहे हो आप लोग? छोटा सा बिजनेस है, लेकिन नाम, बच्चे का पापा का नाम, मम्मी का नाम, लोकेशन, फोन नंबर एंड सो ऑन। ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये दिस इज जस्ट डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये छोटा सा है 100 बच्चों का। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा? लाखों बच्चों का हो सकता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत लार्ज है, तो अगर मुझे पूरे दिल्ली के बच्चों को पढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा? पूरे दिल्ली का डाटाबेस को मैं क्रिएट करूंगा। आई विल ट्राई टू गेट द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ ऑल द किड्स जो कि दिल्ली में है। इसके लिए क्या चाहिए? बहुत पैसे चाहिए भाई। अगर मैं मैनुअली करने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? इसके लिए भी मैं मैनुअली सब पूछूंगा, भाई लड़के इकट्ठे करूंगा, बोलूंगा जा भाई हर स्कूल के बाहर जा, बच्चे से नाम पूछ, उसके पापा का नाम पूछ, फॉर्म फिल कर और क्या कर, मैं ऐसे डाटा क्रिएट करूंगा। जब ये डाटा आएगा तभी तो बिजनेस कर पाऊंगा। फिर उसके ऊपर बच्चों को बुलाया जाएगा, हाँ सर आपको कोचिंग चाहिए, हेलो सर, कॉलिंग हो जाएगी कि हेलो सर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, कोचिंग चाहिए। वो फिर आएंगे, अच्छा हाँ हाँ कोचिंग चाहिए, कोई एक दो इसमें इंटरेस्टेड होगा, आएगा, तब हमारा बिजनेस ग्रो करेगा।
तो डीबीएमएस का को अच्छे से मैनेज करना है इस बिजनेस के सेंस में। रिक्वायरमेंट है कि नहीं है सर? बहुत रिक्वायरमेंट है, इसके बिना बिजनेस नहीं चलेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट पे, डीबीएमएस के पॉइंट पे बढ़ते हैं। क्या क्या हमारे सिलेबस में है पार्ट डीबीएमएस में, एक बार आप देखोगे प्लीज, सिलेबस का पार्ट आपके पास है। हम एक मिनट में शेयर करता हूँ स्क्रीन क्लास। ये हमने कर लिया हमारे पास डीबीएमएस में क्या क्या है, क्रिएटिंग डाटा टेबल्स, टेबल क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, ये सब हमारे सिलेबस का पार्ट है क्लास, ठीक है। एक मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ अगला, शेयर स्क्रीन। मेरा हेडिंग है अभी ऑब्जेक्ट इन डीबीएमएस, ठीक है। मेरा हेडिंग है अभी ऑब्जेक्ट्स इन द डीबीएमएस। एक लिंक शेयर करूंगा, मैं लिंक ओपन करूंगा, वेट। कौन आ रहा भाई, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ठीक है क्लास। सी प्लीज सर, पढ़ना डाटाबेस ऑब्जेक्ट क्या होता है? Defined object in the database that is used to store or reference data, right? Anything which you make from create demand is known as database object. क्यों? अच्छा, ऑनलाइन है दिव्या, सोजल, अभिनव, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास, डाटाबेस ऑब्जेक्ट क्या होता है क्लास, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। डाटाबेस ऑब्जेक्ट इज एनी डिफाइंड ऑब्जेक्ट इन डाटाबेस दैट इज यूज्ड टू स्टोर और रेफरेंस डाटा, एनीथिंग व्हिच यू मेक और क्रिएट कमांड। टेबल, व्यू, सीक्वेंस, इंडेक्स, ये सब हमारे क्या है, डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं। डाटाबेस क्लियर हो गया। अब डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। कितने हैं ऑब्जेक्ट्स, प्लीज नोट डाउन। टेबल, व्यू, सीक्वेंस, इंडेक्स, ठीक है। पहला, डाटाबेस में टेबल क्या होता है? टेबल बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि टेबल क्या होता है। तो डाटा बेस में क्या होता है कि रो होते हैं और कॉलम होते हैं। रो और कॉलम के बेस पे हम जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या बोलेंगे, हम टेबल बोलेंगे। तो कुछ इस टाइप से आपने देखा होगा बहुत बार, उसे हम क्या बोलेंगे, टेबल बोलेंगे कि यहाँ पे रो है इसमें और कॉलम्स है, उसमें रिकॉर्ड कर दूंगा मैं ट्रांजेक्शन्स को या चीजों को मैं रिकॉर्ड करूंगा, डाटा को रिकॉर्ड करूंगा, तो उसे हम टेबल बोलते हैं। अगला है व्यू। व्यू, this database object is used to create view in database. A view is a logical table based on a table or another view. A view contains no data. एक बार आप पहले इसके एग्जांपल्स देख लो सीधा, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आईडी नंबर, नेम, एनुअल सैलरी दिख रहा है आपको? तो ये मैं क्या बोलूंगा, ये मुझे व्यू कैसे मुझे दिखाना है, पब्लिक को डाटा मुझे कैसे दिखाना है, तो पहले आईडी नंबर होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, उसकी सैलरी होनी चाहिए एम्प्लॉयज की। तो ये मेरा व्यू हो गया कि पब्लिक को क्या क्या मुझे दिखाना है, क्या क्या डाटा देना है मुझे। तो आईडी नंबर देना है मुझे, नेम देना है उसको, और उसकी एनुअल सैलरी देनी है। तो इतना ही दिखाना है, हालांकि डाटा और भी है, लेकिन पब्लिक को मुझे या मुझे किसी को दिखाना है तो इतना दिखाना है, तो वो मेरा व्यू हो जाएगा। अब सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में दिखाना है आपको, तो सीक्वेंस कैसे क्रिएट करोगे आप, तो इस तरह से हम कोडिंग करते हैं और से हम क्रिएट करते हैं रियल लाइफ में। और लास्ट में इंडेक्स, हालांकि आपसे मीनिंग्स भी नहीं पूछेंगे इसके, डाटा हमारे सिलेबस में सिर्फ डाटाबेस ही है। तो अगर आपसे डाटाबेस पूछे तो मीनिंग ऑफ डाटाबेस ऑब्जेक्ट और इसके क्या क्या पार्ट है, तो टेबल, व्यू, सीक्वेंस, इंडेक्स और सिनोनिम्स। ये आप इतना सीक्वेंस याद कर लो, काफी है। इसके अंदर जाने के लिए मैं बहुत डीप में चला गया, सिलेबस का पार्ट नहीं है हमारा। बस डाटाबेस ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो टेबल, व्यू, सीक्वेंस, इंडेक्स और सिनोनिम्स, ये प्लीज ध्यान रखना। आगे हालांकि मैं इसको पीपीटी में, ये नहीं है, ये पीपीटी में नहीं है, ये अलग से है, ठीक है। हालांकि पीपीटी में लिंक होगा, पीपीटी में लिंक जरूर मैंने कॉपी कर रखा है, तो अगर आपको चाहिए होगा तो लिंक में वो अपने आप ही आ जाएगा कि यहाँ से आप ये 4 चीजें पढ़ सकते हो। राइट क्लास, मैं आगे मूव कर रहा हूँ, चले मूव अहेड। कहाँ गया पीपीटी, मेरी फोटो ले रहा है क्या? नेक्स्ट मेरा अगला पॉइंट है बच्चों, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स। ये बहुत बार 1 मार्क्स में ये आएगा, प्लीज ध्यान से कर लेना, क्योंकि आपके पास सेपरेट ही हेडिंग्स है इसका, टेबल, क्वेरी, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स। तो टेबल्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत बताया, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों की क्या है मेरा टेबल्स क्या होता है। तो tables are the database objects that contains all data in a database. In tables, it is logically organized in row and columns, format similar to a spreadsheet. अब spreadsheet is Excel form बच्चों, जहां पे आपको देखिए स्प्रेडशीट, वो आपके मन में क्या आ जाएगा, एक्सेल। तो टेबल्स में एक्सेल क्या है, टेबल्स ही तो है, बहुत सारे रोज हैं, बहुत सारे कॉलम्स हैं। तो tables are database objects that contains all the data in a database
in tables data is logically organized in row and column. That is the format is similar to a spreadsheet. मतलब एक्सेल की तरह बिल्कुल फॉर्मेट है. Each row represents unique record and each column represents a field in the records. मतलब कि आपने एक्सेल देखा होगा, तो हालांकि एक हेडिंग एक्सेल भी है, स्प्रेडशीट भी आपका लास्ट वाला है, जो कि मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आप खुद से कर लोगे. इसमें सेल नंबर क्या होता है, रो क्या है, कॉलम क्या है, वो वाला पार्ट है, वो ना बताऊं तो भी चलेगा. लास्ट वाला वो एक्सेल ही है, स्प्रेडशीट के नाम से हमारा ये है सिलेबस. अच्छा, क्वेरी क्या होता है? तो अ क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट फॉर डाटा. A query is a request for data or information from a database table, right? Report क्या है? तो a report is a database object that comes in handy when you want to present the information in your database for any of the following uses. आपको क्या करना है? समराइज करना है, या आपको क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना है, या किसी ने मुझसे कुछ मांगा कि अच्छा सिर्फ एक क्लास 9th का मुझे चाहिए. सपोज मुझसे मांगा कि क्लास 9th के बच्चों का मुझे बताओ कि मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हैं, या फिर सबसे कम मार्क्स कितने आया है, एवरेज मार्क्स कितना आया. आई विल प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर दिस, और रिपोर्ट बना के मैं क्या कर दूंगा, सबमिट कर दूंगा, ताकि एक स्नैपशॉट मिल जाए. जो भी ऑनर है, या जो भी क्या कहते हैं हेड है, या जो भी मैनेजमेंट में है, उन्हें ये दिखे कि अच्छा ऑन एन एवरेज बच्चों ने ये स्कोर किया है. तो रिपोर्ट इसीलिए बनाते हैं हम. टेबल क्या होता है? टेबल में बहुत सारे डाटा में सीक्वेंशियल मैनर में होगा, बच्चों का नाम, नंबर, किस में कितने आए, तो टेबल फॉर्म में मैं बना के दे दूंगा, राइट. क्वेरी क्या होता है कि कुछ डाटा से कुछ बच्चों के मुझे चाहिए, तो कुछ इतना ही सिर्फ चाहिए कि टॉपर कौन है या फिर ये कौन है, तो क्वेरी पूछेगा कि भाई ये क्वेरी है, इसका मुझे बता के दे दो, और लास्ट में रिपोर्ट बना के मैं सबमिट कर दूंगा, राइट. तो हाउ टू क्रिएट क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट इन एक्सेस. जनरली इन सब के लिए बच्चों हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बहुत ज्यादा कॉमन है. कि ये सब जो है कहाँ करते हैं हम तो एक पेड सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बच्चों बहुत फेमस है आज के जमाने में अकाउंटिंग करने, ट्रांजेक्शन, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स के लिए. मैं इसीलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वाला, ये क्यों इंपॉर्टेंट है. कॉपी कर दो, मैं इसको अलग से ओपन करता हूँ. सी क्लास कैसे रिपोर्ट करते हैं, ये सब जो है ऑर्गेनाइजेशन में हम जनरली हम परचेज कर लेते हैं एक सब्सक्रिप्शन. किसका? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का. अब कुछ अगर क्वेरी क्रिएट करनी है तो क्या करना है? आपके पास सब्सक्रिप्शन है, सेलेक्ट क्रिएट क्वेरी विजार्ड, जो भी प्रॉब्लम्स है आप सेलेक्ट कर लो, आपके पास पहुंच जाएगा. आपको फॉर्म क्रिएट करना है, फॉर्म में आपको क्या क्या चाहिए, तो देखो डिपार्टमेंट में क्या डाला है, सेल्स एंड मार्केटिंग. टाइटल कौन है? मार्केटिंग के असिस्टेंट है. नाम उसका डाल दो, यूजर प्रिंसिपल डाल दो, और फॉर्म क्रिएट कर दो, क्रिएट ए स्प्लिट फॉर्म, राइट. अगर मुझे यहाँ का फॉर्म क्रिएट करना होगा, यहाँ के फॉर्म में मैं कुछ नहीं बनाऊंगा. मैं बोलूंगा नेम, स्टूडेंट नेम, मैं बोलूंगा क्लास, मैं बोलूंगा सब्जेक्ट्स क्या क्या ट्यूशन के लिए देख रहे हैं, और मैं उनका ईमेल एड्रेस या उनका लोकेशन ले लूंगा. तो ये मेरा फॉर्म ऐसा हो सकता है. तो ये नहीं है कि फॉर्म ऐसा ही बनेगा, फॉर्म तो अलग अलग फॉर्म में बहुत से तरह के फॉर्म हो सकते हैं. तो ये कोई रूल नहीं है, बट बनाने के लिए क्रिएट, मोर फॉर्म्स, स्प्लिट फॉर्म, और जो जो डालना है हम डाटा उसमें क्या कर देंगे, इनकलकेट कर देंगे. रिपोर्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये क्रिएट आप रिपोर्ट कर सकते हो. ये इस तरह से हम बनाते हैं. एक्चुअली ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल लाइफ में बच्चों हमारे पास ये बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होता है, पेड सॉफ्टवेयर है. कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, जहां पे कि वो टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट इस तरह से बनाते हैं और पब्लिक को दिखा. इट्स वेरी हेल्पफुल. तो ये कहाँ बनता है, कहाँ बनता है क्लास? देखो support.microsoft.com से मैंने लिया. ये माइक्रोसॉफ्ट तो जानते ही हो, नाम सुना ही होगा, बिल गेट्स, कौन नहीं जानता उसको. ठीक है क्लास, समझा पाया मैं यहाँ तक? सॉरी, फिर से बोल. ओके ठीक है. सुजल, अभिनव, तो अभिनव, श्रेया, दिव्या, क्वेरीज बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे यहाँ तो सामने देखे. थ्योरी से सब्जेक्ट है, नींद आ रही होगी, अच्छे से सो जाओ, मुझे पता है बहुत गंदी तरीके से नींद आ रही होगी. अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था बच्चों ये इसको इकट्ठा करना और पढ़ाना, बट क्या करूँ. ठीक है, तो यहाँ तक मैंने ये वाला DBMS का भी पार्ट खत्म कर दिया है. अब लास्ट में एक स्प्रेडशीट है बच्चों. स्प्रेडशीट में एक्सेल ही है. एक्चुअली स्प्रेडशीट की अगर मैं बात करूंगा, एक बार मैं आपको बुक्स दिखा देता हूँ. स्प्रेडशीट वाला एक्सेल ही है, बट फिर भी एक बार देख लो ताकि मैं सिलेबस खत्म कर दूं आप लोगों का. तो एक बार प्लीज स्प्रेडशीट भी आप देख ही लो, ठीक है. और स्प्रेडशीट बहुत टफ नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा. मुश्किल से 15 मिनट 10 मिनट में और लूंगा आप लोगों का, और ये चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगा. फिर आप लोग को पढ़ना भी पड़ेगा ये, राइट.
स्प्रेडशीट ये या कुछ और है? DBMS है। खत्म ही करता हूँ ना, फिर ब्रेक ले लीजिए, जल्दी क्लोज कर दूंगा, फिर ब्रेक ही मिल जाएगा आपको। मैं पूरा खत्म ही कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मतलब बचा के रखूँ मैं इसको आज। तो एक बार स्प्रेडशीट देख लो क्लास, ये लास्ट सेटिंग है हमारा यूनिट 4। नहीं अभी नहीं किया मैंने, मेरे पास खोल तो दूं स्प्रेडशीट वाला पार्ट। अभी नहीं किया मैंने शेयर। बच्चों एक्सेल सुना होगा आप लोगों ने, बहुत टफ है, एक बार देख लेते हैं एक्सेल क्या क्या होता है। देखो बच्चों, कुछ गलती से हो गया था, एनीवेज ये दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ये एक्सेल है, ठीक है। आपको जितने शीट्स इंक्रीज करने हैं आप शीट्स यहाँ पे पुट करके इंक्रीज कर सकते हो। ये एड्रेस है, ये जो कॉलम है, जो आपको दिख रहा है क्लास, ये एक्सेल का एड्रेस होता है कि भाई कौन सा रो कॉलम यूज हो रहा है। ये देखो अभी मेरा ये कर्सर A1 में है तो A1 आएगा। अगर मैं कर्सर को चेंज करके कहाँ पे कर दूंगा, अब B1 में आ गया, अब B2 में आ गया। ये 3 दिख रहा है आपको, ये एड्रेस है, ये 3 है। अब मैं यहाँ पे B वाले कॉलम में तो B C, यहाँ पे आपको एड्रेस दिखेगा, राइट। यहाँ पे जो भी आप फॉर्मूला यूज करोगे आपको ये आएगा। एक्सेल जो है बच्चों डेप्थ निकालने के लिए बहुत कॉमन हो गया आज के जमाने में, इंटरेस्ट निकालने के लिए बहुत कॉमन हो गया है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बहुत कॉमन हो गया है। तो मान लो कि मैंने एक लोन ले लिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लोन, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया अमाउंट मैंने लोन लिया 1 लाख का, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। तो रेट कितना है क्लास, मैंने लिख दिया 8% पर एनम, 8 का मैंने रेट है मेरा। अब मेरे को क्या करना है, इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है, मान लो मंथली के हिसाब से। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट मंथ लिख दूंगा, जनवरी। एक्सेल इतना समझदार है बच्चों कि अगर मैं जैन और फेब लिख दूंगा तो वो आगे से अपने आप ही फुल कर देगा। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर दूं अब यहाँ से, तो वो अपने आप ही पूरा ले लेगा। देखा, मुझे करने की जरूरत नहीं है। जैन फेब लिखा, मैंने स्क्रॉल डाउन कर दिया, एक्सेल को पता है कि जैन फेब के बाद अगला मार्च ही आता है, अप्रैल ही आता है। अब मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है, मान लो इस कॉलम में मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट चाहिए, इंटरेस्ट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है कि इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय D4 का परसेंटेज, और मुझे इसको डिवाइड करना है 12 से, क्योंकि मंथली इंटरेस्ट अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। इसीलिए मैं लगा दूंगा इसमें ब्रैकेट और मैं डिवाइड कर दूंगा 12 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ये अमाउंट आ गया, उसे मैं डिवाइड कर दूंगा 12 से, एंटर। तो मेरे पास इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया क्लास, राइट। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है किस चीज का, हम इसमें एक्सेल में या स्प्रेडशीट में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, हम डेब्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसमें लोन का पूरा चार्ट बना सकते हैं कि किस रेट को आपका जो लोन आता है, आपका EMI पे आप अगर मान लो कार लेते हो आज के जमाने में, तो एक्सेल पे ही काम होगा कि शीट कहाँ बनता है, स्प्रेडशीट बोलते हैं या एक्सेल बोलते हैं, वहीं पे शीट बनता है। तो उसी के थ्रू आपके पास वो ना उसी को एडिट करके क्रॉप करके आपको भेज देते हैं। आपके पास जो प्रिंट आता है ना एक्चुअली कि आपको इस डेट को इतना अमाउंट देना है, ये एक्सेल ही करता है, राइट। तो आज के जमाने में स्प्रेडशीट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज के लिए हमें क्या करना है, स्प्रेडशीट को हम यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं बच्चों, लास्ट मीनिंग्स और इसके ऊपर आ जाओ भाई। बस आखिरी है भाई, फिर आराम से आपको ये देखो इन्होंने एग्जांपल दे दिया है इसमें कि ये नाम है, एम्प्लॉय का टाइप है, बेसिक पे इतना है, नंबर ऑफ डेज इतना है, बेसिक पे अर्न, DA HRA, DA पूरा आपका HRA हाउस रेंट अलाउंस, TRA टोटल आपका रेंट वो कितना लेगा, इस नंबर ऑफ डेज कितना काम किया, DA कितना है, HRA कितना, ये टाइप्स है, सैलरी के टाइप्स हैं। और ये कहाँ बना है, स्प्रेडशीट में बना है, MS XYZ एंटरप्राइज का है, कोई एक एम्प्लॉय का पूरा ये सैलरी शीट बना दिया है।
तो बच्चों ये सब कहाँ पे होगा, ये सारे काम कहाँ पे होते हैं क्लास, स्प्रेडशीट में, और बिजनेस में ये बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है स्प्रेडशीट। ठीक है, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए स्प्रेडशीट का, क्या होना चाहिए, HRA, हॉरिजॉन्टल, ये देखने की जरूरत नहीं है, TRA, ये सब करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको मीनिंग पता होना चाहिए, और ओवरऑल क्या क्या ये कर सकता है ये आपको पता होना चाहिए। कुछ बेसिक यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, मैं आई थॉट मैं आपको बता दूं। ठीक है, सिलेबस आपका ये है। तो स्प्रेडशीट में जो है क्लास, एक बार आप गो थ्रू कर लो, थ्योरीज पढ़ लो स्प्रेडशीट के, एक्सेल के, हालांकि आप खुद ही कर लोगे, पे कौन सा होता है, ये टेबल क्या है, रो क्या है, अगर आप आएगा भी तो आप कर लोगे, बट स्टिल एक बार आप पूरा गो थ्रू कर लो, और जो भी क्वेरीज होगी आई विल टेक दैट। ठीक है, तो मेजरली क्लास सिलेबस मैंने खत्म कर दिया है, अब आप लोग को प्रैक्टिस ही करना है, आप लोग सैंपल प्रैक्टिस करो, जहां जहां आपको मेरी हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी आप मेरे से हेल्प लेना, कॉल करके पूछ सकते हो आप लोग, और हाँ पेपर्स अगर चाहिए होगा मेरे से पेपर्स 1-2 ले लेना, और खुद भी पेपर्स ऑनलाइन लेके देते रहो प्लीज, अपने प्रिपरेशन को बीच में होल्ड मत करना, प्रैक्टिस आपको रेगुलर करते ही रहना है। ओके दिव्या, ओके तो अभिनव, ओके श्रेया, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है, और मैं आप लोगों से मैं अवेलेबल हूँ, अभी ये नहीं है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, जिनके एग्जाम्स लेट से हैं उनके लिए मैं बीच बीच में कॉल करता रहूंगा, हालचाल में आपसे पूछता रहूंगा, और आप लोग भी प्लीज कॉल करते रहना। डन क्लास, बिकॉज बढ़िया से करके आना है, ट्रैक करना है, और लास्ट टाइम पे मैं क्लास रखूंगा, फिर से लास्ट टाइम पे ऑनलाइन क्लास कम से कम पक्का रखूंगा जब आपके एग्जाम्स होने वाले होंगे, राइट। तो फॉर टुडे आई एम क्लोजिंग हियर, एंड पैकिंग हम कर रहे हैं। श्रेया आपकी कुछ सिलेबस बचे, मैं आपको अलग से बात करूंगा बच्चा कि जो सिलेबस बचे हैं वो आपके मैं क्लास लेके खत्म कर दूंगा। ठीक है, बाकी रेस्ट तो मैंने सिलेबस खत्म कर दिया। अगर आप में से किसी को कोई टॉपिक बचा हो तो रिकॉर्डिंग्स ले सकते हो आप उस टॉपिक्स के, अगर रिकॉर्डिंग होगी तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, बिकॉज मैक्सिमम क्लासेस को मैंने रिकॉर्ड किया है। ठीक है क्लास, बाय एवरीवन, टेक केयर बच्चों। Bye, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. बाय दिव्या, बाय अभिनव, बाय श्रेया। हाँ भाई।